हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण और सरकार अस्वीकृत कर दिया गया? किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया? आपको बताना है कि ये कौन हो सकते हैं। आपके सामने है ऑप्शन, कर्जन है, हार्डिंग है, बालो है, क्लार्क है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, इन्होंने 1913 में पूरे देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रयास किया था और इनके बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी ये काम जो है कहीं ना कहीं पारित नहीं हो सका, निरस्त हो गया। क्योंकि उनके इस अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो बिल था, इसका जो प्रभाव है, ये किसकी वजह से बेकार हो गया या निरस्त हो गया? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर जो 4 है, जॉर्ज या लॉर्ड क्लार्क। इन्हीं की वजह से ये नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया था निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक संबंधी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें, जिसको जो है क्लार्क बार्लो की वजह से ये पारित नहीं हो पाया। उन्हीं के प्रभाव के कारण ये निरस्त हो गया था। तो नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क की वजह से ये निरस्त हो गया, इन्हीं के प्रभाव की वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चा लोग। अगला देखिए, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता होगा। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? नरेंद्र देव हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, चित्तरंजन दास हैं या खापर्डे हैं? फटाफट उत्तर करिएगा। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है बच्चा लोग? आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को इसका उत्तर पता है, मुझे पता है। कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास को ही देशबंधु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द फादर ऑफ नेशन। इसको याद रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि ये भी इंग्लैंड में बैरिस्टरी की पढ़ाई कर किए थे और जब ये भारत लौटे थे तो इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो है बढ़िया से असहयोग आंदोलन में सहयोग भी किया था। इन्हीं की जो है कोशिश से जो आपके अरविंद घोष हैं, ये अलीपुर षड्यंत्र केस से बच पाए थे। हालांकि ये फिर इस सब चीज़ों से संन्यास ले लेते हैं और इन्होंने ही स्वराज पार्टी की गठन किया था। हमने पहले भी बातें करी हैं, तो आप सभी ये सारी चीज़ें जानते हैं। स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ है। ये भी देखिए, इंग्लैंड से पढ़कर आए हुए वकालत के एक व्यक्ति हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने है घटनाएं और इनको बताना, अच्छा कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, घटना है और आपको बताना है कि कौन सा पहले घटित हुआ और उसके बाद और उसके बाद। क्रिप्स मिशन, इरविन समझौता है, साइमन कमीशन है और देश का विभाजन है। और आपके सामने कूट भी है, आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। काफ़ी आसान है, आपने ऑप्शन देख लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको कूट दिखा दे रही हूँ। क्रिप्स मिशन, इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। और देखिए आपके सामने कूट भी है। पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीक्वेंस में। दूसरे में है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तीसरे में है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। और चौथे में है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। आपने देख लिया है कूट। हालांकि ये इतने इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि बिना कूट के भी आप लोग उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे आपकी जो क्रिप्स हैं, ये कब आए हैं? 1942 में आए हैं। इरविन समझौता आप सभी को पता है कि 1931 में हुआ है। साइमन कमीशन 1928 में आए हैं। देश का विभाजन 1947 में हुआ है। तो आप सभी को पता चल चुका है कि उत्तर क्या है। पहले 3 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर 4 होगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका देखिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन की सहायता से आपको उत्तर देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए ये बुलाया गया था। दूसरा कह रहा है, यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। तीसरा कह रहा है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चौथा कह रहा है, इसी अधिवेशन में
मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 5वां कह रहा है इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। 6ठा कह रहा उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। फटाफट बताएंगे बेटे क्या है जो सही हो जाएगा आप लोगों का। कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था इसके बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएंगी। तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था जिसे कराची अधिवेशन कहा जाता है और ये गांधी इरविन समझौते को जो 5 मार्च 1931 को हुआ था उसके अनुमोदन के लिए हुआ था। अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से जुड़ी हुई मौलिक अधिकार के जो प्रस्ताव हैं ये भी पारित किए गए थे। और इसी अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे और गांधी जी यहाँ पे काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। चूँकि युवा काफ़ी नाराज़ थे गांधी इरविन समझौते में जो गांधी जी का मतलब डिमांड था उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रिहाई का जो डिमांड है ये उन्होंने नहीं किया था। इसी वजह से जो युवा वर्ग थे वो काफ़ी नाराज़ थे और इनको काले झंडे दिखा रहे थे। जब ये उस मतलब जो है समझौते के बाद गए थे कराची में उस सम्मेलन में कांग्रेस के, तो युवाओं ने इनको काले झंडे दिखाए और गांधी जी ने इससे दुखी होकर या नाराज़ होकर कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं आपके कराची अधिवेशन से जुड़े हुए। आयोग इसको कई बार पूछा है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड में किस राजनीतिक सदस्य दल के सदस्य थे। आपको बताना है साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय लॉर्ड बर्कनहेड कौन से पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य हैं। पहला कह रहा है लिबरल पार्टी, दूसरा कह रहा है लेबर पार्टी, तीसरा कंजर्वेटिव पार्टी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो लॉर्ड बर्कनहेड हैं वो कौन से पार्टी के मतलब जो है सदस्य हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो साइमन कमीशन है इसकी नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड थे और ये किस पार्टी के सदस्य हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि जो है 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 28 को वो भारत आ गए थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कंजर्वेटिव सदस्य हैं आपके बर्कनहेड। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था। शाही नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था। पहला करा 8 फरवरी 1946, दूसरा करा 18 फरवरी 1946, तीसरा 18 जनवरी 1946 और चौथा 28 जनवरी 1946। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, ये देखिए विथ डेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को किया गया था। याद रखिएगा, इसको बहुत ही जो है सराहना दिया गया था देशवासियों के द्वारा और इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहर मतलब और पटेल की वजह से ये लोगों ने समर्पण भी कर दिया था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सुमेलित है। कौन सा है जो सुमेलित है। कह रहा है क्रिप्स मिशन क्या है 1942 में आया था। अच्छा, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, होना चाहिए था, सुमेलित नहीं है, नहीं है। पहला कह रहा है क्रिप्स मिशन क्या 1942 में आया, दूसरा कह रहा है गांधी जिन्ना वार्ता क्या 1944 की घटना है, तीसरा कह रहा है शिमला सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस क्या 1945 में हुआ था, चौथा कह रहा है आपका कैबिनेट मिशन क्या ये 1946 की घटना है और आपका पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग कि उनमें से कौन सी बात है जो आपका सत्य नहीं है। और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हैं तो मोस्टली आपको याद ही रहते हैं। जैसे क्रिप्स मिशन तो सभी को पता है 1942 की घटना है, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ है, कैबिनेट 1946 में, सभी को रट जाता है। गांधी जिन्ना वार्ता भी 1944 की घटना है तो कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको याद रखिएगा, आयोग के द्वारा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है।
श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्या ये इंडिया हाउस से जुड़े थे? दूसरा कह रहा है वारेंद्र कुमार घोष, क्या ये भवानी मंदिर से जुड़े थे? तीसरा कह रहा है मदन लाल ढींगरा, क्या ये करजन वायले के हत्यारे हैं? चौथा कह रहा है खुदीराम बोस, क्या ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे? आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले ही आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। तो आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा बच्चा लोग? तो याद रखेंगे, जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि खुदीराम बोस दिल्ली बम कांड से नहीं जुड़े हुए हैं। हार्डिंग पर बम इन्होंने नहीं फेंका था, बल्कि खुदीराम बोस ने 1908 में बम फेंका था। किसके ऊपर फेंका था? तो मुजफ्फरपुर के मतलब मुजफ्फरपुर ज़िले के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर इन्होंने जो है बम फेंक करके उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। हालांकि उल्टा वो बच गए। दूसरे व्यक्ति जो हैं जिनका नाम था मिस्टर कनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री की गाड़ी पर बम गिर गया और उनकी हत्या हो गई थी, जो कि अच्छे थे और हमदर्दी रखते थे भारतीयों के साथ, और इस वजह से खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। और जो आपके प्रफुल्ल चाकी हैं, इन्होंने तो अपने आप को गोली मारकर हत्या कर लिया था। तो याद रखेंगे ये सही नहीं है। बाकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर की स्थापना की थी, मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी, खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या जो है की हत्या करने का तो प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, बल्कि किसी और की ही हत्या हो गई थी और फिर उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। अंग्रेज़ों को मतलब पकड़े जाने के डर से ये पकड़े नहीं गए थे। अगला देखिए, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है नौसेना का विद्रोह, जो शाही नौसेना का विद्रोह हुआ, क्या 18 फरवरी 1946 को हुआ? दूसरा कह रहा है संविधान सभा का चुनाव, क्या ये जुलाई 1946 में हुआ? तीसरा कह रहा है सीधी कार्रवाई दिवस, क्या ये 16 अगस्त 1946 को हुआ? और आपका चौथा कह रहा है अंतरिम सरकार का गठन, क्या ये 2 सितंबर 1946 की घटना है? चौथा कह रहा है माउंटबेटन प्लान, क्या ये 8 जून 1947 की घटना है? कौन सा है जो इसमें से सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। और ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और सारे इवेंट अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। तो फटाफट बता दीजिए कि इसमें से कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है बच्चा लोग। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर जो 4 मतलब 5 है, ये नहीं सुमेलित है। चूँकि मैंने आपको बताया था ये 3 जून 1947 की घटना है, इसलिए आपका ये सही नहीं होगा। बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं कि आपका नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था, आज ही सॉल्व किया आपने। जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था। सीधी कार्रवाई दिवस आप सभी को पता होगा, 16 अगस्त 1946 की घटना है। इसी दिन मुस्लिम जो मतलब लीग है, इन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, जो अपने आप में बहुत ही इतिहास पे काला धब्बा है। ये तिथि याद करने लायक नहीं है, क्योंकि इस तिथि को बहुत ज़्यादा दंगे और खूनी कार्रवाई हुआ था, तो ये भी है। और आपकी सरकार का गठन भी 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो मतलब प्लान है, ये 3 जून 1947 का है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 जून 1947। अगला देखिए, सर क्रिप्स मिशन जो है, इनके नेतृत्व में जो क्रिप्स मिशन आया था, तो वो किस लिए आया था? पहला करा है ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। दूसरा करा भारत छोड़ो के आंदोलन के प्रारंभ करने को रोकना। तीसरा करा कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना। चौथा करा संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना। क्या रीज़न था जो आपके 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया है, आपको वो बताना है। और मेरे सभी बच्चों को चीज़ पता होगा कि क्यों आए थे क्रिप्स मिशन भारत में। तो उस समय उनका तत्काल मोटिव बस यही था कि कैसे भी करके भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाए। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने उनको सपोर्ट किया था और वो जीत गए थे, वो चाहते थे कि वैसा ही सपोर्ट इनको दूसरे विश्व युद्ध में भी मिले और भारत इसके लिए मान जाए। तो ब्रिटिशों द्वारा युद्ध के मतलब इनका मेन रीज़न क्या था कि ये चाहते थे कि भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चा लोग, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया या गठन किया गया था, आपको बताना है। जो संविधान सभा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया या गठन किया, ये किसने गठित किया था, किसने बनाया था?
इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के अंतर्गत बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत बना था, महारानी की घोषणा के अंतर्गत बना था, या कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बना था। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। बताएंगे कि जो आपका संविधान है, जिसने भारतीय संविधान का एक तरीके से कि रूप भी लिया, गठन भी हुआ, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसकी वजह से ही संविधान सभा यानी कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे और आपके क्रिप्स भी इसमें शामिल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार बनी थी और फिर देश आज़ाद भी हुआ था। अगला देखिए, 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। सच्चिदानंद सिन्हा थे, BR अम्बेडकर थे, राजगोपालाचारी थे या राजेंद्र प्रसाद थे। फटाफट उत्तर दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का और इसके कार्यकारी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा बार बार पूछी जाती हैं। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर अस्थायी और अस्थायी दोनों बातें पूछी जाती हैं। अगला देखिए, अंतरिम सरकार के प्रमुख व्यक्तियों को दिए गए विभाग से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतरिम सरकार में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग विभाग दिए गए थे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी आयोग ने बहुत बार पूछा हुआ है। खैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या ये उपाध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या ये उपाध्यक्ष थे। दूसरा कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या ये सूचना प्रसारण मंत्री थे। तीसरा कह रहा है सरदार बलदेव क्या ये आपके रक्षा मंत्री थे। चौथा कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद क्या ये कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। छठा कह रहा है अरुणा आसफ अली क्या ये रेल मंत्री थी। सातवां कह रहा है राजगोपालाचारी क्या ये विदेश मंत्री थे। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि पहला तो बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू केंद्र से जुड़े थे, उपाध्यक्ष थे या उपराष्ट्रपति कहिए। सरदार पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। राजेंद्र सिंह को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। अरुणा आसफ अली को रेल मंत्री बनाया गया था, लेकिन राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, विदेश मंत्री नहीं बनाया गया था, इसलिए आपका सातवां सही नहीं है। ये शिक्षा मंत्री होंगे, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। विदेश मंत्री नहीं थे, शिक्षा मंत्री थे। अगला देखिए, भारत विभाजन के बाद भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत विभाजन के बाद भारत का अंतिम वायसराय कौन होंगे। माउंटबेटन है, वेबल है, राजगोपालाचारी हैं या कैनिंग है। तो निश्चित ही बच्चा लोग इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय जिनका नाम था माउंटबेटन, इन्हें ही भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त कर दिया गया था विभाजन के बाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, माउंटबेटन ही भारत विभाजन के बाद अंतिम वायसराय बने थे भारत के। अगला देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था। आपके सामने है ऑप्शन, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, जमनालाल बजाज और JRD टाटा। फटाफट बताएंगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रथम महामंत्री कौन थे। फटाफट देंगे उत्तर बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और सभी को पता होगा कौन हो जाएंगे। आप लोग पहले ही सॉल्व किए हैं या हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन पूछा गया है आयोग के द्वारा। कौन हो जाएंगे, दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, आपने देखा था, और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। महामंत्री दीवान चमन लाल थे। आपने ये चीज़ें तो पहले भी सॉल्व की हैं। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। आपको याद रखना है कि महामंत्री भी उस समय थे जिनका नाम था दीवान चमन लाल। ये तीनों बातें याद रखिएगा, 3 नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी।
1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं या राजगोपालाचारी हैं? आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। वर्ष 1938 में किसने किया है राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्षता पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। योजना समिति को बनाया किसने है? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? जो पहला है सुभाष चंद्र बोस, मतलब रास बिहारी बोस, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है कैप्टन मोहन सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो वर्ष 1942 में हुआ था, इसके प्रथम सेनापति कौन थे? तो याद रखिएगा इसके प्रथम सेनापति कैप्टन मनमोहन सिंह ही थे। हालांकि आगे चल के उन्होंने अपनी सेना का जो काम है या बागडोर है ये किसे दे दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने इसको आगे बढ़ाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है कैप्टन मोहन सिंह। यही आज़ाद हिंद फौज के पहले सेनापति थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, 5 थे, 7 थे या 9 थे। फटाफट उत्तर दीजिएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? देखिए ये भी आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है आपका 2 यानी कि 5, यानी कि 5 लोग आपके मुस्लिम लीग के सदस्य में शामिल थे और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि आपके लिए और क्या क्या है जो कि आपको आज देखना है। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? जब माउंटबेटन भी चले गए तो गवर्नर जनरल के रूप में किसने काम किया था? बच्चा लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। आज़ाद थे, गोपालाचारी थे, नेहरू थे या राजेंद्र प्रसाद थे? तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे जो 47 से 48 तक थे। उनके जाने के बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल हैं वो राजगोपालाचारी बने थे जो 48 से 50 के दौरान भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे थे जो कि एक भारतीय के रूप में थे। तो क्या सही हो जाएगा? राजगोपालाचारी। आपको ये उत्तर पता है। अगला देखिए 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेहरू थे, कृपलानी थे, प्रसाद से या आज़ाद थे? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आयोग ने इसको बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ कि जब विभाजन हुआ तो उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे JB कृपलानी। इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो संपन्न हुआ था और इन्होंने 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष बने रहे थे। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? कृपलानी जी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका आज का आखिरी प्रश्न है बच्चा लोग, कह रहा है अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था आपको ये बताना है। आपको बताना है कि अगस्त 1946 में जो मंत्रिमंडल सरकार बनी थी इसमें कौन शामिल नहीं था? शामिल नहीं था, आपको ये बताना है कौन शामिल नहीं था। पहला कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कह रहा है राधा कृष्ण, चौथा कह रहा है राजगोपालाचारी और नेक्स्ट कह रहा है जगजीवन। आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। आप सभी को पता है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी और एक कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ही इसका स्थापना किया गया था। तो आपको पता होगा कि इसमें कौन शामिल नहीं थे। तो निश्चित ही बाकी लोगों का नाम तो आपने पढ़ा लेकिन आपने राजगोपालाचारी का नाम नहीं पढ़ा है। राजगोपालाचारी इसमें शामिल नहीं थे बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अरुणा आसफ अली भी थी, जान मथाई भी थे, जगजीवन राम भी थे, बलदेव सिंह भी थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग शामिल थे लेकिन आपके राजगोपालाचारी इसमें किसी भी पद पर शामिल नहीं थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे और ढेर सारे बातों को डिस्कस करेंगे बच्चा लोग।
अच्छा, राजगोपालाचारी कर रही हूँ मैं। नहीं, ये तो आपके थे शिक्षा मंत्री राधा कृष्णन। यही होता है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग घूम गया है मेरा। राधा कृष्णन तो नहीं है, राजगोपालाचारी तो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, आप लोग सही हैं। आपके राधा कृष्णन नहीं होंगे, राजगोपालाचारी तो आपके शिक्षा मंत्री थे ही। आज ही आपने सॉल्व किया है, तो आपका जो सही नहीं है वो दूसरा सही नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, और फिर ढेर सारी बातें डिस्कस करेंगे और नई चीज़ें भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच।